Welcome viewers to the second part of the lecture on money markets. In the previous lecture we covered money market definition and we covered the first instrument, that is the treasury bill. In this lecture we are going to study 4 more financial money market instruments, and also we will list the participants of the money markets. So let's start with the repurchase agreements. Repurchase agreements, or in short they are also called repo, is an agreement involving the sale of securities by one party to another with a promise to repurchase the securities at a specified price on a specified date. repurchase एग्रीमेंट में एक्चुअली होता क्या है, एक फर्म है, इंडिविजुअल है या कॉरपोरेशन है, वो क्या करता है दूसरे कॉरपोरेशन के साथ ये एग्रीमेंट कर देता है कि मैं आपको ये सिक्योरिटीज़, मोस्ट यूजुअली जो इसमें सिक्योरिटीज़ इन्वॉल्व हैं ट्रेजरी बिल्स, वो ट्रेजरी बिल्स सेल करता हूँ इस शर्त पे कि कल या एक महीने बाद या जितना भी ड्यूरेशन तय हो जाता है ये मैंने आपसे दोबारा परचेस करना है हायर प्राइसेस पे। ठीक है, तो इसमें दो बातें आ गई, एक तो रीपरचेज एग्रीमेंट में हायर प्राइस पे ये बाय बैक होता है, दूसरी बात ये कि अगर वो बाय बैक करना नहीं कर पाता तो बैक में जो कोलेट्रल है वो ट्रेजरी बिल या जो भी सिक्योरिटी होती है वो होती है और उनकी वैल्यू यूजुअली हायर होती है, तो नुकसान नहीं होता, इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता डिफ़ॉल्ट का। अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो जो बोरोवर है उसकी सिक्योरिटीज़ सेल आउट हो जाएंगी और उससे जो अमाउंट है वो रिकवर हो जाएगा। रिवर्स रेपो ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली रेपोज के मतलब दो साइड्स होते हैं कि एक बायर है एक सेलर है। तो एक बंदा है वो रीपरचेज एग्रीमेंट करता है, उसमें ये कहता है कि मैंने आपसे बाय बैक करना है, यहाँ पे उसका उलट है। ठीक है, इसमें जो सेकंड पार्टी है उसके लिए ये एग्रीमेंट रिवर्स रेपो होता है। इसमें लेटर डेट पे बाय बैक करने की जगह सेल करना होता है, मैं अभी बाय करता हूँ, फ्यूचर में किसी स्पेसिफाइड डेट पे ये मैं आपको दोबारा सेल करता हूँ। तो एक ही एग्रीमेंट के दोनों हिस्से आप इसको कह सकते हैं कि एक पार्टी के लिए रेपो होगा, दूसरे पार्टी के लिए रिवर्स रेपो होगा। नाम कौन सा होता है यूजुअली डिपेंड करता है कि इनिशिएशन पार्टी कौन सी है। जो पार्टी इस एग्रीमेंट को इनिशिएट करती है, तो अगर वो रेपो एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं तो इस पूरे एग्रीमेंट को रेपो का नाम दे देते हैं, अदरवाइज ये रिवर्स रेपो हो जाएगा। रेपोस की मैच्योरिटी यूजुअली 1 मंथ से लेके 3 मंथ्स तक है, लेकिन कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इनकी मैच्योरिटी डिपेंड करती है कि पार्टी किस डेट पे एग्री हो जाती है। मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी इन्वॉल्व इन रीपरचेज एग्रीमेंट्स इज द ट्रेजरी बिल। तो जिस तरह हमने कहा कि कोलेट्रल रखना होता है, कोई चीज़ गिरवी रखनी होती है, तो यहाँ पे गिरवी कौन सी चीज़ इन प्रैक्टिस रखी जाती है, वो ट्रेजरी बिल्स हैं। उन ट्रेजरी बिल्स को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे उनकी ख़रीद व फरोख्त होती है इस टाइप के एग्रीमेंट्स में। अच्छा, तो फिर इस पे रिटर्न कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो दिस इज़ अगेन समवट सिमिलर फार्मूला। पीएफ जो उसकी फेस वैल्यू या जो जिस प्राइस जो हायर प्राइस है उसमें रिपरचेज एग्रीमेंट में, तो पीएफ से डिनोट की जाती है, और जो दूसरी प्राइस है जो लोअर प्राइस है जिस पे बाय हुआ है, तो वो पी नॉट से शो किया जाता है एंड डिवाइडेड बाय पी नॉट। तो रिटर्न के लिए इतना ही काफ़ी होता है, लेकिन चूंकि हमने इसको एनुअलाइज करना होता है तो अगेन वी मल्टीप्लाई इट by 360 and divide by the number of days जिसके लिए ये एग्रीमेंट हो चुकी होती हैं। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है, एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट issued by a company to raise short term cash often to finance working capital requirements।
तो इसके ये एस्पेक्ट्स हैं, इस पे ज़रा फोकस करें। पहली बात तो ये कि अनसिक्योर्ड है। इससे पहले रीपर्चेज एग्रीमेंट में हमने कहा कि वो सिक्योर्ड होते हैं। कैसे सिक्योर्ड होते हैं? उनके बैक पे या कोलेट्रल में टी बिल्स मौजूद होते हैं। अगर बंदा डिफ़ॉल्ट कर जाए तो ट्रेजरी बिल्स मौजूद होते हैं, उनको सेल करके जो अमाउंट लॉस हो सकते हैं उनको रिकवर किया जा सकता है। लेकिन कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड है, उनके बैक पे कोई कोलेट्रल नहीं होता। ये डिपेंड करता है प्रॉमिस पे। ये प्रॉमिसरी नोट है। एक कॉरपोरेशन जो इसका इशूअर है वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इस पे रिटर्न दूंगा। पर्पस क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैश। शॉर्ट टर्म कैश जनरेशन के लिए यूजुअली किस पर्पस के लिए वो है कि वो अपने जो कॉरपोरेशन है अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर सकें। वर्किंग कैपिटल क्या है? फर्म के पास कैपिटल्स होते हैं, जो कॉरपोरेशन है उनके पास पैसे होते हैं, एसेट्स होते हैं, लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस को रनिंग हालत के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो उस टाइप ऑफ कैपिटल को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अदर देन दैट के उसमें रनिंग हालत में उसको ना रिक्वायर रनिंग हालत की रिक्वायरमेंट ना हो तो वो टेंजेबल एसेट्स सच एस लैंड वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें जो इमीडिएट नीड होते हैं बिजनेस के इन्वेंट्री परचेज करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए, उस टाइप की कैश रिक्वायरमेंट जो इमीडिएट सैलरीज इन्होंने देनी होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप की कैपिटल को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो कमर्शियल पेपर टारगेट करता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, इसकी फाइनेंसिंग के लिए कॉरपोरेशंस को चाहिए होती हैं। अच्छा, सिंस इट इज़ अनसिक्योर्ड, कॉरपोरेशंस विद गुड क्रेडिट रेटिंग कैन इशू कमर्शियल पेपर। ये चीज़ इसमें ज़रूरी है। हर कोई इशू नहीं कर सकता कि हर एक कॉरपोरेशन कहे कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि लोग उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते, कोई बैकिंग है नहीं। अगर बैंकरप्ट हो जाए तो कोई बैकिंग नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो कौन से कॉरपोरेशंस? जिन पे लोगों का ट्रस्ट हो, और ट्रस्ट किन कॉरपोरेशंस पे होते हैं? जो कि लार्ज कॉरपोरेशंस और उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूएशन होती है, रेटिंग के अपने बॉडीज होते हैं जो कि इनकी डेट को स्टडी करते हैं कि आए ये टाइम पे पेमेंट कर पाते हैं या नहीं पाते हैं, इनके पास इतने फाइनेंसेस अवेलेबल होते हैं या नहीं होते, इतना प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो सारी इवेल्युएशन करके क्रेडिट रेटिंग्स बनाते हैं। तो जिनकी अच्छी क्रेडिट रेटिंग्स हैं सिर्फ वही इंस्टीट्यूट्स यूजुअली इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं। डिनोमिनेशन बहुत हाई होती हैं, मिलियंस में इनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, और इसकी रेगुलेशन जो है बाकी दुनिया में भी पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन करता है। पाकिस्तान में जो बॉडी है दैट इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो कमेटी है जो कि शेयर्स या स्टॉक मार्केट को भी रेगुलेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इन्वॉल्व होता है। Normal maturity for commercial paper is from 30 days अप टू 1 ईयर। तो 1 महीने से लेके 1 साल तक इसकी कोई भी मैच्योरिटी एग्जिस्ट कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कमर्शियल पेपर इशूअर जो है वो कितने मैच्योरिटी या कितने टाइम पीरियड के लिए ये बोरोइंग करना चाह रहा होता है। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए वो फाइनेंसिंग करना चाहता है, उस पर डिपेंड करता है। कमर्शियल पेपर्स की प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट पे बात करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट इसकी कैसी होती है? डायरेक्टली इन्वेस्टर्स पे को सेल की जाती हैं। ठीक है, इसके लिए कोई मतलब स्पेसिफाइड प्लेस या ऑक्शन टाइप की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि एक किस्म से आप यूँ समझ लें कि कॉरपोरेशन इसको एडवर्टाइज कर दें, जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने एप्लीकेशन या अपना जो भी तरीका कार है उस तरीके से वो रिक्वेस्ट भेज देते हैं। सेकेंडरी मार्केट नॉर्मली हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी, देयरफॉर नो एक्टिव सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इनको यूजुअली अपने पास ही रखते हैं, दोबारा कहीं सेल आउट नहीं करते, क्योंकि इनकी
बैक पे कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल नहीं होती, तो इन पे रिटर्न भी निस्बतन अच्छा होता है। इसीलिए जो इन में पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, वो यूजुअली इसको होल्ड रखते हैं। तो जो यहाँ पे आपको चार्ट नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली एक क्लिपिंग ली है ऑनलाइन, इनकी जो क्या इलेक्ट्रिक कंपनी है वहाँ से ये डेटा उठाया हुआ है पाकिस्तान में। नेम ऑफ इशूअर, कौन इशू कर रहा है कमर्शियल पेपर, क्या इलेक्ट्रिक लिमिटेड इस कमर्शियल पेपर को इशू कर रहे हैं। इसकी फेस वैल्यू या डिनोमिनेशन कितनी है, 10 मिलियन रुपीज़ है। तो मैंने आपको कहा कि इसकी काफ़ी हाई वैल्यू होती है। इशू होता है डिस्काउंट पे, जिस तरह बाकी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये भी डिस्काउंट पे इशू होता है। तो इसकी इशूइंग प्राइस 9 ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। तो रेट ऑफ रिटर्न हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फार्मूला हम इसके बाद पढ़ेंगे उस फार्मूले से हम रेट ऑफ रिटर्न इसका फाइंड कर सकते हैं कि कितना रिटर्न दे रहा है ये कमर्शियल पेपर। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रेटेड प्राइवेटली प्लेस्ड, मीन्स कि कोई ओपन एडवर्टाइज नहीं हुई, प्राइवेटली इनको लेटर के थ्रू या जो भी प्रोसेस अडॉप्ट किया है इन्होंने कमर्शियल पेपर को इशू किया है। शरिया कंप्लाइंट मीन्स कि कोई जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं इंटरेस्ट के हवाले से, रिबा के हवाले से, उनका ख्याल भी रखा है। और इशू डेट कब है, मार्च 1 2019 को इशू हुआ है और मैच्योरिटी डेट सितंबर। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बनते हैं, तो 6 मंथ्स के लिए इशू हुआ है। क्रेडिट रेटिंग्स, ये देखें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि क्रेडिट रेटिंग्स भी साथ में बताई हैं कि हमारी क्रेडिट रेटिंग कैसी है। तो डबल ए यूजुअली वो गुड क्रेडिट रेटिंग होती हैं। और कौन करता है क्रेडिट रेटिंग, किस बॉडी ने की है, VIS क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने की है। टेन्योर क्या है, 6 मंथ्स के लिए इशू हुआ है। और किस रेट पे, काइबोर, काइबोर मीन्स कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। तो ये जो बैंक्स के बीच में जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है उस पे हुआ है, प्लस कुछ एडिशनल अमाउंट 90 BPS मीन के 0.90 उससे ज़्यादा रिटर्न इस पे मिलेगा। फिर इंस्ट्रूमेंट इज़ अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल। अनसिक्योर्ड ये कि कोई कोलेटरल एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन कन्वर्टेबल, इसको शेयर्स में या किसी और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में तब्दील नहीं किया जा सकता। और रिडीमेबल एट मैच्योरिटी, सिर्फ जब ये मैच्योर हो जाए तब रिडीम हो सकता है, उससे पहले रिडीम भी नहीं किया जा सकता। तो कमर्शियल पेपर की रिटर्न की कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है, अगेन दिस इज सिमिलर टू ट्रेजरी बिल्स, जिसका जो फार्मूला है वही फार्मूला, चूँकि ये भी डिस्काउंट पे इशू होता है। तो PF यहाँ से आप देखें कि PF कितनी है, 10 मिलियन। तो यू कैन कैलकुलेट इट, 10 मिलियन माइनस, ये प्रॉपर कैलकुलेशन पर कैलकुलेटर से की जा सकती है। बहरहाल जस्ट फॉर आइडिया पर्पस, into 360 डिवाइड बाय 6 मंथ्स के लिए है और मंथ में 30 डेज है। तो इससे जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी द रिटर्न फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। बहरहाल ये प्रॉपर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं यूजिंग एग्जैक्टली दीज वैल्यूज़ जो यहाँ पे गिवन है, इन वैल्यूज़ को यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा जो आता है दैट इज़ फेडरल फंड्स। तो फेडरल फंड्स क्या है, दे आर शॉर्ट टर्म फंड्स ट्रांसफर्ड बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूजुअली फॉर पीरियड ऑफ 1 डे। बेसिकली इसमें होता क्या है, एक दिन के लिए ये ट्रांजैक्शन होती है। फेडरल फंड्स की मैच्योरिटी यूजुअली 1 डे है, 14 डेज भी हो सकती हैं, अप टू अ मंथ भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली 1 डे। ऐसा क्यों होता है, तो इसकी रीज़न यह है कि जो फर्म्स है, आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का पता है कि मनी मार्केट जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो 3 टूल्स हैं, एक है रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो, एक है प्रिंटिंग ऑफ मनी जिसको सीनरेज भी बोलते हैं, और थर्ड वन
इंटरेस्ट रेट को मैनिपुलेट करना थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन और इंटरेस्ट रेट की जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं जो ट्रेजरी बिल है। और जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो है कि बैंक्स ने एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग एक स्पेसिफिक रिजर्व, फॉर एग्जांपल अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो है 0.4, बैंक्स में डिपॉजिट होती हैं 100 रुपीज़ की, तो एट द एंड ऑफ द डे जब बैंक ब्रांच बंद होंगे तो 60 रुपीज़ तो वो लैंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो 40 रुपीज़ है इन्होंने अपने पास रिजर्व में रखने होते हैं। लेकिन ये तो बैंक्स जो हैं डेली ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, उनके पास अक्सर ये रिजर्व कम भी हो सकते हैं, लेट्स से कि 30 हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? तो ये 10 बोरो करेंगे उन बैंक से जिनके पास उस दिन एक्सेस में हो, लेट्स से कि किसी के पास 50 हो, तो वहाँ से ये एक्स्ट्रा रिजर्व जो है, एक्स्ट्रा फंड्स, वो एक रात के लिए बोरो कर सकते हैं ऑन गिवन इंटरेस्ट रेट। तो फेडरल फंड्स आर सिंगल पेमेंट लोन्स. They pay interest only once at maturity, and further Fed funds transaction take the form of short-term, mostly overnight unsecured loans. तो वही बात है कि सिंगल डे के लिए होते हैं और सिंगल पेमेंट लोन्स हैं, कोई इंस्टॉलमेंट्स वगैरह नहीं है। तो अगेन इनकी कैलकुलेशन जस्ट लाइक अ नॉर्मल ट्रेजरी बिल, इनकी भी कैलकुलेशन होती है। Okay, so the next financial instrument is banker's acceptance. A banker's acceptance is a time draft payable to a seller of goods with payment guaranteed by a bank. ये एक टाइम ड्राफ्ट होता है, यूजुअली जो बिजनेसेस हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स हैं, उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। एक इम्पोर्टर है, बायर से सामान मंगवा रहे हैं, यूजुअली वो हायर क्वांटिटीज़ में होंगे, कंटेनर के हिसाब से होंगे, तो उनकी प्राइसेस भी काफ़ी हाई होती है, मिलियंस में होती हैं। ठीक है, तो जो एक्सपोर्टर है, जो बंदा इसको ये गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, उसका तो कोई इस बंदे पे ट्रस्ट नहीं कि मैं सामान बेच दूं और ये बंदा सामान भी रिसीव कर दे, मुझे पेमेंट ना कर दें, तो ये रिस्क इन्वॉल्व होता है। दूसरे साइड पे जो इम्पोर्टर है, जो बंदा पाकिस्तान में बैठा है, चाइना से मशीनरी मंगवा रहा है या जो भी सामान है कंटेनर का वो मंगवा रहा है, उसको भी एक ख़तरा है कि मैं सेलर को पेमेंट कर दूं और जब गुड्स पहुंचे तो वो उस क्वालिटी के ना हो या उसमें कोई धोखा किया हो, वो या बिल्कुल गुड्स पहुंचे ही ना, वो पैसे वसूल कर दें और गुड्स ना मिलें, तो फिर उसको जो फॉरेन कंट्री में बैठा है उसको कैसे परसू करें कि जो मेरे पैसे हैं मुझे वापस रिटर्न कर दें। तो एक किस्म से मिसट्रस्ट का जो प्रॉब्लम आता है इसमें। और यूजुअली ये कहाँ पे होता है? जब ट्रांजैक्शन किसी बायर और सेलर के बीच में फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा होता है, जब यूज टू हो जाए, बायर एंड सेलर एक दूसरे को बखूबी जानते हों, तो फिर ऐसे उन केसेस में भी यूजुअली बैंकर्स एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो बैंकर एक्सेप्टेंस क्रिएट कैसे होता है, उसका जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास एक बंदा है पाकिस्तान में, वो इंपोर्ट करना चाहता है चाइना से, तो वो चाइनीज़ बंदे से रिज्यू करेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में वो रिक्वेस्ट भेजेगा गुड्स के लिए, ऑर्डर भेजेगा कि मुझे इतना सामान चाहिए। तो वो जब गुड्स का ऑर्डर रिसीव कर दे, साथ ही साथ में चूंकि इनका आपस में तो ट्रस्ट है नहीं, उनको जो चाइनीज़ पर्सन है इसको कोई गारंटी भी चाहिए होती है पेमेंट की, तो उसके साथ यही पाकिस्तानी बंदा अपना जो ब्रांच है लोकल, लेट्स से कि HBL है या जहाँ पे भी उसका अकाउंट है, वहाँ पे चला जाता है। और ये कुछ ब्रांचेस होते हैं जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स से कि HBL इस बंदे को सर्विस प्रोवाइड करता है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट कर देगा कि मैंने इतना सामान बाहर से मंगवाया है, मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दे दें। तो HBL इस इम्पोर्टर के बिहाफ पे, चूंकि इसका अकाउंट होल्डर भी होगा, इसके बिहाफ पे चाइना में जो
एक्सपोर्टर है उसको नोटिफिकेशन भेज देता है कि मैं गारंटी देता हूँ, ये लेटर है, ये आप अपने बैंक में जमा कर देंगे तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो पेमेंट की एक किस्म सी गारंटी मिल जाती है कि आपको ये पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। तो जब इसको ये लेटर मिलता है चाइनीज़ बंदे को, तो ये क्या करेगा, गुड्स को शिप कर देगा। जो इम्पोर्टर है पाकिस्तान में जो बंदा है उसको गुड्स शिप कर देगा थ्रू कंटेनर, या तो थ्रू सी आएगा या थ्रू रोड, बॉर्डर क्रॉस करके। लेकिन गुड्स के कागजात जो हैं या जो शिपमेंट पेपर्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए ये चाइनीज़ बंदा अपने बैंक में जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो उसको मिला है एचबीएल की तरफ से, वो जाके अपने ब्रांच में जमा कर देगा, और साथ ही साथ जो शिपमेंट पेपर्स हैं वो भी यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो बैंक्स की अब आपस में ऑलरेडी मतलब काफ़ी बिजनेस हो रही होती है, तो अंडरस्टैंडिंग होती है इनके बीच में। बहरहाल जो चाइनीज़ बैंक है ये अप्रोच करेगा पाकिस्तानी बैंक, और इसको शिपमेंट के कागजात भी दे देंगे, और जो टाइम ड्राफ्ट बनाया था एचबीएल ने वो भी दे देगा, जिसके बदले में एचबीएल चाइनीज़ बैंक को वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यही अमाउंट जो चाइनीज़ बैंक है वो इस एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कर देगा। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट या जो आप कह लें कि बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब सामान पहुंच जाए पोर्ट पर, तो उस केस में चूंकि ये इम्पोर्टर जो है रिसीव नहीं कर सकता अपने सामान को जब तक इसके पास कागजात ना हो, तो ये दोबारा अपने बैंक अप्रोच करेगा, उनको पेमेंट कर देंगे जितनी जो गुड्स हैं उनकी, जिसको इसने इंपोर्ट किया था उसकी पेमेंट कर देगा बैंक को। तो बैंक को इसको रिटर्न में जो शिपमेंट पेपर्स हैं वो दे देंगे। और जाहिर बात है इस प्रोसेस में बैंक ऑफ चाइना का भी अपना कुछ कमीशन होगा, और एचबीएल बैंक इसका भी अपना कमीशन होगा। तो ये प्रोसेस है एंटायरली फॉर द क्रिएशन ऑफ बैंकर्स एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स कवर कर लिए हमने। तो मनी मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है कि कौन कौन इस मार्केट में हिस्सा लेते हैं उनकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो ये क्लिपिंग है जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसी की, एंथनी सॉन्डर्स की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस का, तो उसी की क्लिपिंग है। तो कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल इशूअर्स कौन होते हैं और इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। तो ट्रेजरी बिल के प्रिंसिपल इशूअर, ये चूँकि ट्रेजरी बिल है ये गवर्नमेंट करती हैं, यूएस में यूएस ट्रेजरी करती हैं, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ट्रेजरी बिल्स। यहाँ पे जो नाम यूज़ होता है तो मार्केटेबल ट्रेजरी बिल्स के नाम से होता है। तो एमटीबीज इनको कहते हैं, एमटीबीज स्टेट बैंक इशू कर देगा। इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स कौन है, पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स को भी डिस्कस करेंगे कि ये है क्या चीज़ और किस तरह वर्कआउट इनका होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ब्रोकर्स एंड डीलर्स जो कि शेयर के स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट में यूजुअली काम कर रहे होते हैं। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं, कॉरपोरेशंस हैं और इंडिविजुअल भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं इन थ्रू सेकेंडरी मार्केट। फिर फेडरल फंड्स यहाँ पे है फेडरल फंड्स के मेन पार्टिसिपेंट ये कमर्शियल बैंक्स हैं। ओवरनाइट जो इनको चाहिए होती है फंड्स उसके लिए, तो दोनों जो बायर्स एंड सेलर्स हैं इसके वो कमर्शियल बैंक्स ही हैं, इसमें और कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। रीपर्चेज एग्रीमेंट कमर्शियल बैंक्स भी करती हैं, ब्रोकर्स एंड डीलर्स भी करते हैं और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसको ऑफर करते हैं। और बायर्स इनके कौन होते हैं, अगेन ऑल दीज पार्टिसिपेंट्स प्लस कुछ कॉरपोरेशंस वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और म्यूचुअल फंड्स वाले वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बैंक्स और बड़े कॉरपोरेशन जो हैं वो इसको इशू करते हैं, और इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं
वो ब्रोकर्स एंड डीलर्स, म्यूचुअल फंड्स वाले, कॉरपोरेशंस और बैंक्स भी हो सकते हैं, और इंडिविजुअल भी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसको परचेज कर सकते हैं। फिर नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स तो हमने इस लेक्चर का हिस्सा नहीं था। बहरहाल बैंकर्स एक्सेप्टेंस पे आते हैं। तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस, इशूअर कौन होता है? कमर्शियल बैंक होता है, और इसके जो यूज़र्स हैं या जो फ़ायदा इससे उठा रहे हैं, दैट कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ब्रोकर्स एंड डीलर्स होते हैं, और स्पेसिफिकली कॉरपोरेशंस जो बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो दैट्स ऑल। जो मनी मार्केट है उस चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं। तो मनी मार्केट को हमने डिफ़ाइन कर दिया, इसके हमने इंस्ट्रूमेंट्स देखे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, और उन इंस्ट्रूमेंट्स की तिजारत कैसे होती है, वैल्यूएशन कैसे होती है, और उनकी प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर डिटेल में हमने देखा थोड़ा सा ट्रेजरी बिल्स की, उसकी ऑक्शन कैसे होती हैं, वो प्रोसेस हमने समझ लिया। बैंकर एक्सेप्टेंस की प्रोसेस को हमने समझ लिया। फिर मनी मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है कि किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बोरोवर्स कौन होते हैं और इशूअर्स कौन होते हैं, वो हमने देख लिया। तो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो, प्लीज़ डू आस्क। जो भी मीडियम हो, जिस तरीके से आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस पूछें, इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में उन क्वेश्चंस को आंसर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग दीज लेक्चर्स। अल्लाह हाफ़िज़।